कुदरत का खूबसूरत तोहफा है आंखें। कुदरत का खूबसूरत तोहफा है आंखें। आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है। आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है, वरना हर जगह अंधकार ही अंधकार। We have always been listening to a saying that says, eyes are way to our heart. आंखें हमें हमारे दिल तक का रास्ता दिखाती हैं और लोग हमारी आंखों से ही हमारे इमोशंस को समझ सकते हैं। जो नृत्य में नौ रस की बात होती है, वो भी हमें आंखों के बारे में बताते हैं। हर रस में आंखों का अलग भाव होता है और आंखें हमें देखने के लिए दी गई हैं और ये 5 सेंसेस की एक पार्ट है। Eyes are very important for ourselves, for our beauty, for our life and for ourselves. Today we have Ilesh Jain ji, an ophthalmologist, who is here to talk about our eyes and our way of seeing and different parts of how a eye hospital runs. तो आज आपका मैं वेलकम करती हूँ इलेश जैन जी। तो आजकल कोरोना के समय हम सब बच्चे और बहुत से सभी लोग जो अपना स्क्रीन टाइम है वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। लोग वेबिनार्स, मीटिंग्स और वीडियोस, मूवीज सब ऑनलाइन ही देख रहे हैं और इससे जो स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों में कई तकलीफें आ रही हैं, आई इरिटेशन, आई ट्विचिंग और बहुत सी बीमारियां। तो हम कैसे घर रहकर अपनी आई का ध्यान रख सकते हैं और अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं? अपूर्वा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे बीच में जो हमारी सिचुएशन से जो हमें एनकाउंटर हो रहा है, जो कोविड-19 की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी डिपेंडेंट हो गई हैं स्क्रीन में। चाहे वो मोबाइल की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें या टैबलेट्स की बात करें। और बच्चों की बात करें तो बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग भी पूरी टैबलेट्स और कंप्यूटर्स में हो गई है। और इन जनरल सारे वेबिनार्स और सारे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सारी अब ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। तो इस परिस्थिति में बिल्कुल ज़रूरी है कि कहीं न कहीं हमको अपनी आँखों का ध्यान रखना है। और इस तकलीफ़ जो हमको हो सकती है आँखों में, वो है हमारी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम, जिसके कारण से हमको ड्राई आइज़ हो सकती हैं। क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम यदि हमारा 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं उसका असर आँखों में होता है। तो इस ड्राई कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम या उससे उत्पन्न होने वाली सूखेपन या ड्राई आई को हम कैसे निदान कर सकते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको समझ में आना चाहिए कि ये तकलीफ़ है क्या? यूजुअली हमको तकलीफ़ कब महसूस होती है, जब हमारे आँख में थोड़ी सूखापन महसूस होता है या हमको थोड़ा इरिटेशंस होता है या ऐसा कोई प्रिकिंग सेंसेशन या चुभन जैसी उत्पन्न होती है, तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारी आँखों में वो समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको हम ड्राई आई कहते हैं। इसके लिए निदान के लिए हमें सबसे पहले हमारी स्क्रीन को एक सही डिस्टेंस पे रखना है, जो मिनिमम हमारे 15 से 20 इंच में होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक 20-20-20 का एक रूल है, जिसमें आपको हर 20 मिनट में 20 सेकंड का एक पॉज़ लेना है और उस समय 20 फीट या नाप नहीं सकते तो दूर देखना है। तो वो एक प्रकार से आँख में रिलैक्सेशन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये रूल को फ़ॉलो करेंगे, तो शायद हम उस समस्या तक ना पहुँच पाएँ। तीसरा है, हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जो हम पलक झपकाना भूल जाते हैं, ख़ासकर जब हम स्क्रीन में होते हैं। तो हमको याद नहीं रहता कि हम पलक झपका रहे हैं कि नहीं झपका रहे। पलक झपकाने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी आँख लुब्रिकेट होती है। यदि पलक हमारी जो बाहरी पुतली, इसको कॉर्निया कहते हैं, उसको लुब्रिकेट करती है ब्लिंकिंग से। तो हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमको याद रखना है कि हमें रेगुलरली ब्लिंक करना है, याद करके ब्लिंक करना है। तो आप हर 20 सेकंड में आप याद करके, यदि आप नहीं कर सकते तो ब्लिंक करना है। चौथा है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बीच में जो रेस्ट है, उस पीरियड में आपको आँख बंद करना भी है और प्लस करीब 2 घंटे का यदि हमने कंटिन्यू स्क्रीन टाइम किया है, तो हमको जाकर के
साफ पानी से अपनी आँखों को स्प्लैश करना है और धोना है, तो उस आँखों में जो नमी की कमी हो गई थी, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खासकर बच्चों के लिए, उन लोग गेम्स भी खेल रहे हैं और आजकल सैनिटाइज़र्स का बहुत यूज़ कर रहे हैं और यूजुअली हम सैनिटाइज़र यूज़ करके हम आँख में इरिटेशन हो रहा है, तो हम सीधे आँख में लगा सकते हैं वो हाथ को। तो याद रखना है कि सैनिटाइज़र्स की इमीडिएटली बाद हमको वो हाथ आँखों में नहीं लगाना है, चाहे वो रगड़ने के लिए और मलने के लिए। तो ये बहुत विशेषकर क्योंकि वो अल्कोहल है, तो जिसके कारण से आँख में इरिटेशन और बढ़ सकती है। बाकी यदि हमारे जो प्रिवेंशंस की बात करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो हमारा प्रिवेंशन है, यदि उससे हमने ध्यान दिया और हमने आँख को पूरी तरह से आँख की सुरक्षा की और ध्यान रखा जिस तरह से मैंने बताया, और साथ में इसमें हम न्यूट्रिशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारी जो हमारी डाइट में विटामिन ए रिच डाइट होनी चाहिए और हमारे को अच्छा फैट भी खाना है। बहुत बार कई बार हम विटामिन ए पे फोकस करते हैं कि पपीता है, गाजर है और पालक है, सारी सब्जियाँ खाते हैं, पर कई बार हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें, जो अच्छा फैट है, उसको हम अवॉइड करते हैं, तो हमको वो याद रखना है। तो वॉलनट्स हैं और आलमंड्स हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और जब लगे कि इससे हमारा समाधान नहीं हो रहा है, तो ज़रूर हमको चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे खासकर मैसेज ये है कि हम सबको अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना है, चाहे वो बड़े हों, चाहे बच्चे हों। और यदि हमने ध्यान रखा है, तो शायद, क्योंकि ये समय आने वाले लगभग ऐसा नहीं कि अभी 1 या 2 महीने में जाने वाला है, तो ये हमारे बीच में रहने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी आँख की हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। अभी छोटी-छोटी चीज़ें करना ही हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि अब आगे चल के भी क्या पता ऑनलाइन स्कूलिंग बढ़ सकती है, ऑनलाइन कॉलेजेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कोई एक ऐसा व्यू पॉइंट नहीं आया कि कब तक ये समय खत्म होगा। एंड प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले आई हॉस्पिटल के जैसे कार्य करते आ रहे हैं। तो आप लोग वहाँ, ये चित्रकूट बहुत ही रिमोट एरिया है और बहुत ही छोटी सी जगह थी, अभी बहुत डेवलप हो गया है फिर भी पहले से। तो आप लोग वहाँ जब न्यू कोई चीज आती है, जैसे आई केयर के लिए या आई ऑपरेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स या कोई मशीनरीज, तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और क्या क्या, मतलब क्या चेंजेस आपको देखने पड़ते हैं? अब जैसे आपने बताया कि हमारा जो ट्रस्ट है, श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट, इसके अंतर्गत हमारा जो आई हॉस्पिटल है, सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, और हमारा जनरल हॉस्पिटल भी जानकी कुंज चिकित्सालय। मैं ज़रूर कहता हूँ, ये चित्रकूट, जैसे हम सबको मालूम है, रिमोट एरिया है और यदि हमारी जर्नी की बात करें, तो हमारी जर्नी करीब 70 साल की जर्नी है और उस 70 साल में कई पड़ाव देखे हैं और उस पड़ावों के बीच में आज जो मुकाम स्थापित किया है, उसमें मैं आज की बात करूँ तो करीब हम लोग एक साल में, वर्ष में लगभग 10 से 12 लाख मरीज देख रहे हैं और करीब 1.5 लाख ऑपरेशन, 1.5 लाख सर्जरीज हम कर रहे हैं। हम खासकर आँख की बात करें तो यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारी जो शुरुआत हुई थी 1950 में और आज हम 2020 में बैठे हैं, तो करीब हमारे आउट पेशेंट के माध्यम से अभी तक करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को ओपीडी के माध्यम से रोशनी प्रोवाइड की है और करीब 20 से 25 लाख ऑपरेशन कर चुके हैं। तो यहाँ तक का जो मुकाम था, यहाँ का जो सफ़र था, बहुत तकलीफ भरा भी कह सकते हैं और बहुत चैलेंजिंग कह सकता हूँ ज़्यादा अच्छे शब्दों में, क्योंकि हमारे जो चैलेंजेस की बात करें, कि आपने पूछा कि हमको वो चैलेंजेस क्या-क्या फेस करने पड़े, तो मैं पहले चैलेंजेस में आता हूँ और फिर मैं बात को आपको बताता हूँ हमने कैसे ओवरकम किए। तो हमारे चैलेंजेस हर डेकेड्स में बात करें तो अलग-अलग चैलेंजेस थे। पहली बात तो कहें कि हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं था। ट्रेन मैन पावर नहीं था, तो आप, यदि हमारा ड्रीम है हमको अच्छे अस्पताल बनाना है, हमारे क्षेत्र की जहाँ पर जो हमारी मूलभूत समस्याएँ हैं, वो हैं पॉवर्टी, गरीबी, हमारी इलिटरेसी, जो अनपढ़ता, जो हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत बड़े कंसर्न्स थे। तो ये सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जब ये यज्ञ की शुरुआत की गई, मैं कहूँ तो ये यज्ञ था, ये पुनीत कार्य हमारे श्री परम पूज्य श्री रणछोड़दास जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ
और उन्होंने ये जो ट्रस्ट बनाया, इसका मूलभूत उद्देश्य था हमारा मानव सेवा। हम मानव सेवा कैसे कर सकते हैं? तो चाहे भूखे को अन्न खिला के, अंधे को आँख या रोशनी देके, वस्त्रहीन को वस्त्र दे करके। तो इन 3 मूलभूत सिद्धांतों पे हम काम कर रहे थे और वही अनवरत करते जा रहे हैं। तो मैंने आपको मूलभूत चैलेंजेस बताए हमारे कि अब ये बाकी जो 6 चैलेंजेस थे उसके अलावा अब एक्सेसिबिलिटी बहुत पुअर थी। कोई किसी मरीज को यदि आना है तो चित्रकूट तक पहुँचने के लिए उसको बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था, क्योंकि रेल के माध्यम कहें चाहे रोड सड़क के माध्यम से कहीं न कहीं हम लोग अलग थे। धीरे-धीरे कहीं न कहीं हम उसको ओवरकम किया वो चैलेंजेस को। और उसके बाद आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज था ह्यूमन रिसोर्सेस। आपको ट्रेन्ड मैन पावर के साथ में डॉक्टर्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट, नर्सेस कहाँ से मिलेंगे? उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने नर्सिंग स्कूल खोला, पैरामेडिकल स्कूल खोला और डॉक्टर्स के लिए फेलोशिप इंस्टीट्यूट चालू की। मैं आपको कहूँगा कि आज से 30 साल पहले जहाँ 1 आई सर्जन थे और 2 से 3 बाकी विधाओं के डॉक्टर थे, आज करीब 125 फुल टाइम डॉक्टर्स हैं और उसमें करीब 100 तो नेत्र विशेषज्ञ हैं। और नेत्र विशेषज्ञ सिर्फ मोतियाबिंद के ही नहीं, कॉर्निया के, ग्लूकोमा के, ऑक्लोप्लास्टी के, बच्चों की आँख के, जो आँख के ट्यूमर्स होते हैं और पलक की बीमारियाँ होती हैं, वो सभी विधाओं के डॉक्टर्स आज यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो और जो चैलेंजेस की बात करें कि हमने कैसे ओवरकम किया, उसके पहले हमारे एक और जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबिलिटी। हम कोई टेक्नोलॉजी आ रही है जो विदेशों में आ रही है और वो टेक्नोलॉजी हमारे तक कैसे पहुँचे? शायद वो टेक्नोलॉजी विदेशों से शायद दिल्ली, बॉम्बे और बड़ी मेट्रो सिटीज़ में तो पहुँच जाती थी और वो छोटी जगह तक पहुँच नहीं पाती थी, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर भी ये अस्पताल है और यहाँ पर ये ज़रूरी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि लास्ट 10 इयर्स में जो हमारा सबसे बड़ा फोकस था वो था टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन में और हमारा चाहे टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, और साथ में उन मशीनों का, कोई इक्विपमेंट्स का हम लोग अफोर्ड कर सके ताकि वो हमारे पास आ सके, हमारे मरीजों के लिए काम आ सके। तो चैलेंजेस थे, पर सबसे बड़ी बात कहूँ, कहीं न कहीं हमारे देश में, क्योंकि आई केयर की टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान, अमेरिका और जर्मनी की बोलबाला है, पर लास्ट 10 से 15 सालों में भारत भी किसी से कम नहीं है। हमारे देश में कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स को, खासकर आई सर्जन्स को भरोसा दिलाया कि हम हैं और आप कॉस्ट इफेक्टिवली भी एक केयर कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, हम बहुत आत्मनिर्भर हैं, खासकर हमारे आई केयर के माध्यम से। तो चैलेंजेस गिनाना तो बहुत आसान है, पर सबसे बड़ी बात है कि चैलेंजेस को कैसे हमने फेस किया और उसके बाद कैसे हमने इस मुकाम तक पहुँचे। तो मैं ज़रूर श्रेय देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो वॉलंटियर्स जुड़े थे, जो हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े थे और जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ आज करीब डॉक्टर्स की बात करें तो 100 से 125 डॉक्टर, 400 पैरामेडिकल स्टाफ और साथ में जो सपोर्ट स्टाफ करीब मिलाकर करीब 1400 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और सबसे खास बात है कि सारे रूरल एरिया के 98% जो हमारा यूथ है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो सारे बिलोंग करते हैं रूरल एरिया को। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है एक प्रकार से सोशल इंडस्ट्री की बात करें कि हमने लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी। पहले तुमको पढ़ने की दी, लड़कियां हैं तो नर्सिंग के माध्यम से, लड़के हैं तो ऑप्टोमेट्री, यदि उनको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो आईटी, तुम्हारा आईटी स्कूल है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा और उसके बाद जो हमारी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे बीच में उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। तो सारे मैं आपका जो प्रश्न था कि जिसमें मैं कैसे चैलेंजेस किए और कैसे ओवरकम किए, एक जरूर लास्ट में जरूर बताना चाहता हूँ, हम कैसे अपडेट करते हैं अपने आप को। हम हमारे डॉक्टर्स को मैंडेटरी उनको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, उनको विदेश में हो या देश में हो, उनको हम भेजते हैं ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को अपडेट कर सके और वो आ करके हमारे क्षेत्र के लिए वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और हमारे क्षेत्र के मरीजों को वो सेवाएं दे सके।
तो ये हमारा एक सतत प्रोग्राम है और उसके कारण से हम कहें तो हम अपने डॉक्टर्स की मिनिमम क्रेडिट पॉइंट्स भी बनाते हैं। जो जितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेगा, जो जितना सदगुरु को डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट करेगा, तो उनको हम क्रेडिट पॉइंट्स के माध्यम से उनके स्कोरिंग करते हैं और वही स्कोर हमको फायदा करता है और हमको असेसमेंट में कहीं ना कहीं हमको एक प्रकार से हमको एक बेंचमार्क क्रिएट करता है कि हम कहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपके लगभग सारे प्रश्नों का इससे जुड़े हुए सबका आंसर दिया है। जी, तो हमें ज़रूरी रहता है कि हम कैसे सीखें और कैसे पढ़ें। तो आपने बहुत सही तरीके से बताया कि डॉक्टर्स कैसे जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे एंड दे लर्न फ्रॉम देयर एंड फिर वो लोग आकर यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से एक छोटे प्लेस में लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा एक बहुत ही अच्छी बात है और आपके गुरुजन, आपके माता-पिता ने आपके अंदर वो बहुत ही अच्छे से वो फीलिंग्स, वो पावर दी हुई है आपको। और आपके हॉस्पिटल के अराउंड बहुत से रूरल एरिया है, चित्रकूट के अराउंड, वहाँ से बहुत सारे बीपीएल फैमिलीज़ वगैरह आती होंगी। तो वो कैसे अपने लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ ले सकती हैं आपसे? कैसे वो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट और मे बी लेस ऑफ कॉस्ट, क्या उनके लिए स्पेशल चीज़ें हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था ये आपका। मुझे ये बताने में ज़रूर खुशी हो रही है कि कोई भी कार्ड कैसे प्रूव कर सकता है कि मैं गरीब हूँ या मेरे को ये सर्विसेज़ नहीं मिल सकती। कहीं न कहीं हमने बहुत सोचा, कई वर्षों से सोचा कि हमें कोई किसी भी कार्ड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए हम किस क्लास को बिलॉन्ग करते हैं और सही मायने में वो सही मायने में वो परख भी नहीं है कि किसी को हम कह सकें कि आप इस क्लास को बिलॉन्ग करते हैं। हमने एक सिस्टम अपनाया है, उस सिस्टम को हमने गवर्नमेंट के सिस्टम से कॉपी किया हुआ है। तो क्या है वो सिस्टम? हमने इंडियन रेलवे सिस्टम को फॉलो किया है। अब इंडियन रेलवे सिस्टम को कैसे फॉलो किया है? यही बात जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी चित्रकूट आए थे, तो उन्होंने प्रश्न हमारे डायरेक्टर डॉक्टर जैन सर से पूछा था। तो उन्होंने बताया सर हम आपको ही कॉपी करते हैं। तो मैं वो ज़रूर उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। इंडियन रेलवे सिस्टम में आप देखेंगे कि हमारा इंजन कॉमन होता है और वो सारी बोगीज़ को कैरी करता है, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो और जनरल बोगीज़ को। वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। जो उसमें बैठा हुआ ड्राइवर है, वो ये नहीं देखता कि मेरे पीछे सवारी जो है वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर है या जनरल बोगी है या सेकंड स्लीपर में है। उसी तरह हमारा आई केयर सिस्टम एक रेलवे का डब्बा है और रेलवे का इंजन हमारा ऑपरेशन थिएटर है। जो ऑपरेशन थिएटर हर वर्ग के लिए समान है, चाहे वो हमारे व्यक्ति जो ऐसे निर्धन लोग हैं जो अपने उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते और जो व्यक्ति अपना खर्च वहन कर सकते हैं। तो जैसे इंजन कॉमन है वैसे हमारा ऑपरेशन थिएटर कॉमन है। जैसे हमारा डॉक्टर कॉमन है हमारे सारे पेशेंट्स के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वैसे इंजन में जो ड्राइवर है वो सबके लिए कॉमन है। बस हम डिफरेंशिएट करते हैं उनकी सुविधाओं के लिए। यदि आपको फर्स्ट क्लास की सुविधा चाहिए तो आप फर्स्ट क्लास की सुविधा लीजिए। आप सेकंड क्लास की सुविधा चाहते हैं, सेकंड क्लास की सुविधा मिलेगी और जनरल बोगी की चाहिए तो जनरल बोगी की भी सुविधा उपलब्ध है। पर हमारे सिस्टम में जो रेलवे सिस्टम से डिफरेंट है, हमारी 80% बोगी एब्सोल्युटली फ्री है, जिसमें कोई भी वहन नहीं करना पड़ता मरीज को। तो इसको बहुत आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कहीं भी हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि देश का ही नहीं, भारत देश का ही नहीं, दुनिया का जो आँखों के लिए जो अत्याधुनिक और सबसे बड़ा विशाल कॉम्प्लेक्स जो हमारे चित्रकूट में है, वह है 25 ऑपरेशन थिएटर का, जो सिर्फ आँख की सर्जरीज़ करने के लिए हमने बनाया है। और उस ऑपरेशन थिएटर की बात करें, वो अपने आप में एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की बात करें, जो इस शब्द को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि अपने आप में अत्याधुनिक है, जहाँ पर 0 चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस के हैं। तो मरीजों को जब हम वॉल्यूम में ऑपरेशन करते हैं, तो कहीं न कहीं ये तकलीफ होती है, कहीं न कहीं क्वेश्चन हो सकता है कि आपके यहाँ का क्वालिटी कैसी होगी। तो उसी क्वेश्चंस को सही आंसर देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए हमने ये थिएटर बनाए। क्यों हमारे एरिया के लोग या हमारे क्षेत्र के लोग या हमारे भाई बहन या दादा दादी, माँ और पिताजी, ये सब लोग ऐसी क्वालिटी से क्यों महरूम रह सके? क्यों हम उनको ये क्वालिटी नहीं दे सकते? क्यों वो सारी क्वालिटी हमारे देश के सारे सिर्फ महानगरों में रहे? ऐसा ज़रूरी नहीं है।
हमने वो क्वालिटी आई सर्जरी, वो टेक्नोलॉजी और वो हमारे मरीजों को प्रोवाइड की है, ताकि कहीं न कहीं वो प्रश्न का आंसर दे सके कि कहीं न कहीं वो प्रश्न जिसमें क्वालिटी पे प्रश्न चिन्ह उठ सकता था। और आपका जो कहना था कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम है, काउंसलिंग सिस्टम। आप इवन आप सूट-बूट पहन करके भी आप फ्री की लाइन में खड़े होंगे, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ना आपसे पूछेंगे कि आपके पास बीपीएल कार्ड है या आपके पास ऐसा कोई कार्ड है जिस पे आप प्रूव कर सको। तो हमने एक काउंसलर मिलेंगे, वो बताएँगे कि आपको ये सुविधाएँ मिलेंगी, और वो सुविधाओं के बाद भी यदि उनको लगता है कि मुझे फ्री सर्जरी करानी है, तो मोस्ट वेलकम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम 100 सर्जरी यदि करते हैं, प्रतिशत की बात करें, तो उसमें से 65 से 70% सर्जरी एब्सोल्युटली फ्री है, जो बिल्कुल फ्री है। सिर्फ सर्जरी ही फ्री नहीं, उनका आना, उनके गाँव से उनको लाना, उनको वार्ड में बेड देना, उनको 3 टाइम हमारा भोजन जो, और उसके बाद उनकी सर्जरी, और सर्जरी के बाद उनका डिस्चार्ज, उनके साथ उनको जो दवाइयाँ लगती हैं और उनको उनके घर तक छोड़ना। यहीं हमारी फीस की डेफिनिशन खत्म नहीं होती। इसके बाद 1 महीने के बाद जब उनकी आँखों के चश्मे की ज़रूरत होती है, वो चश्मा भी उनको घर में प्रोवाइड करना। ये है हमारी सेवा, और यही है हमारी मरीजों के लिए जो हमारी मानव सेवा की बात करें या फ्री पेशेंट्स की हम जो सेवा कर रहे हैं, ये उसमें सम्मिलित है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे सेवा की भावना आती है और कैसे हम लोग किसी को जज करना एकदम भी सही बात नहीं है। इट्स ट्रूली सही बात है, क्योंकि अगर कोई जनरल इंसान भी है और उसके पास पैसा नहीं है किसी कारण से, तो वो किसी भी फैसिलिटीज से उसको हम लोग पीछे नहीं हटा सकते। और जब कोई इंसान अपने आप को समझेगा या अपनी भावनाओं को समझाएगा डॉक्टर्स को, तभी वो अपने लिए कुछ सही कर सकता है। दिस इज द वेरी राइट वे टू ट्रीट अ पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर्स की आंखों में पेशेंट तो हमेशा समान ही होता है। अभी जैसे आपने गवर्नमेंट फैसिलिटीज की भी बात की, तो इसी तरह नेशनल लेवल कैटरैक्ट कैंपेन चल रहा है, फ्री ऑफ मतलब कैटरैक्ट फ्री इंडिया के लिए। तो कैटरैक्ट जो पहले होता था कि सिर्फ वृद्धों को होता था और बच्चों तक नहीं होता था, आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चों को भी कैटरैक्ट हो रहा है। तो आप लोग इस जो कंसेप्ट इससे कैसे जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या इसके बारे में कर रहे हैं, और करीबन कितने केसेस आप लोग ने डील किए होंगे? ये जो आपका प्रश्न है, उसका बहुत बड़ा सीधा संबंध सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय से। वो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जो भारत देश में नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, और उसके अंतर्गत करीब लास्ट 30 से 40 वर्षों से बहुत काम हो रहा है, और उसमें देश की सरकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और प्राइवेट डॉक्टर्स कहीं न कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। इस देश में जो कैटरेक्ट एक समय 100 से 100 मरीज जो अंधत्व के शिकार होते थे, उसमें जो बहुत बड़ा प्रतिशत, करीब 70 से 72%, वो कैटरेक्ट से रिलेटेड ब्लाइंडनेस है। कैटरेक्ट से रिलेटेड ब्लाइंडनेस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी ब्लाइंडनेस है जिसको एक सिंपल से ऑपरेशन से दूर किया जा सकता है। पर डॉक्टर्स का अभाव था, हॉस्पिटल्स का अभाव था, और ट्रेन्ड मैन पावर जो मैंने बताया उसका अभाव था पूरे इंडिया में। तो जो पिछले 30 से 40 सालों में जो गति आई है, डॉक्टर्स बहुत आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत बन रहे हैं, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाओं की बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट की संस्थाओं की बात करें, और पैरामेडिकल कई कॉलेजेस खुले जिस कारण से पैरामेडिक्स भी बहुत सिस्टम में आए हैं, पर अभी भी काम करना बहुत बाकी है। मैं सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के उदाहरण से जरूर बताता हूँ कि यदि हम साल में 1,40,000 और 1,50,000 ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें से 1 लाख से ज्यादा मोतियाबिंद के मरीज होते हैं। देश में सिंगल हॉस्पिटल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय ही 1 लाख से ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन करता है, और न कि 1 वर्ष, पिछले 7 सालों से 1 लाख ऑपरेशन मोतियाबिंद के हमने किए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने कहाँ बैठ के किए हैं? वो चित्रकूट जैसी जगह पे बैठ के किए हैं, जिसमें उसको अचीव करने के लिए हमने एक बहुत मैसिव कैंपेन्स किए हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले हमारा है, जो मरीज खुद से आ रहा है उसको हम वॉक इन बोलते हैं, जो हम उसके घर में लेने जाते हैं उसको हम आउटरीच कहते हैं। और तीसरा, हमने छोटी-छोटी इकाइयाँ बनाई, जैसे गवर्नमेंट की प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है, हमारी प्राइमरी आई केयर सेंटर्स, उसको विजन सेंटर्स बोलते हैं। करीब हमने 54 विजन सेंटर्स खोले हैं। हमारे 2 अस्पताल हैं, दोनों अस्पताल के मिल करके
54 विजन सेंटर्स को और करीब साल के 3,500 आउटरीच कैंप्स करके हम करीब 10 से 11 लाख मरीजों को देखते हैं। और 10 से 11 लाख मरीजों को देखने के बाद उसमें से जो कैटरेक्ट और उससे संबंधित बीमारियों को छांटते हैं और करीब दोनों अस्पताल मिला के हम करीब 2.25 लाख सर्जरीज कर रहे हैं। तो इसमें जो मैंने पहले भी बताया कि करीब 70% सर्जरीज एब्सोल्युटली फ्री हैं और बाकी सब सब्सिडाइज और पेड कैटेगरी में आती हैं। तो कैटरेक्ट उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसमें हमने एक और उपलब्धि प्राप्त की। हमने डिस्ट्रिक्ट कैटरेक्ट बैकलॉग फ्री जोन बनाए। 2014 में हमने सबसे पहला जिला चित्रकूट जो हमारा उत्तर प्रदेश में है उसको हमने कैटरेक्ट बैकलॉग फ्री किया। उसके बाद हमने सतना, पन्ना और यूपी में हमारे बांदा और हमीरपुर, इन हम 5 जिलों को हमने कैटरेक्ट बैकलॉग फ्री किया। कैटरेक्ट बैकलॉग फ्री करने का मतलब है कि पुराना, देखिए कैटरेक्ट को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पोलियो नहीं है, ये तो उम्र की बीमारी है और उम्र की बीमारी आती है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि बच्चों के लिए क्या करते हैं, पर उम्र की बीमारी है तो हम खासकर हर पर आज जिसको मोतियाबिंद नहीं पर उसको कल आ सकता है। तो एक समय लेते हैं हम, समय सीमा हमारी 1 साल की होती है। उस समय सीमा पे हमने मैसिव कैंपेन किया। इसमें न कि हमारे स्वयंसेवी संस्था, हमने गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं, जो आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो उनका आईसीडीसी जो डिपार्टमेंट है, उन सबको ले करके हमने पूरा 1 साल का मैसिव कैंपेन किया। और जो प्रिविलेंस की बात करें, जो हमने प्रिविलेंस को करीब 90% कम कर दिया। मतलब जहां एक समय 100 पुराने मरीज थे उसमें से हमने 90 मरीज को ऑपरेट करके सिर्फ 10 जो उनको नहीं मिले उनको छोड़ के हमने उनको कम कर दिया। अब कहने का मतलब है कि हमने ब्लाइंडनेस के परसेंटेज में सीधा अफेक्ट किया एक इस स्ट्रैटेजी के साथ, जो अपने आप में यूनिक थी और शायद कहूँ कि अपने आप में हमने इसकी पायनियर भी हम लोग थे। और इसके बाद मुझे लगता है इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है। उन्होंने अपनी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और आज मैं जरूर कहता हूं कि देश में करीब 55 लाख से 60 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो रहे हैं। उसमें से करीब जो हमारा कंट्रीब्यूशन करीब 2.25 लाख से 2 लाख है। तो हम देश की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हम करीब देश की सारे, यदि 100% में बात करें तो 4 से 5% सदगुरु का योगदान है और हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें उसमें 40% सर्जरीज का योगदान है। हाँ, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से आप लोग काम करते आ रहे हैं और इस मिशन को भी सक्सेसफुल बना रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अपने गांव है या अपने रूरल एरियाज है या छोटे शहर है, वहां पे डॉक्टर्स की कमी होती है, या तो बहुत छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं या 1-2 डॉक्टर्स होते हैं जो अपना पूरा दे रहे होते हैं। तो आप इतना पढ़ लिख कर आप भी कहीं जा सकते थे, लेकिन आपने भी चित्रकूट को चुना जहाँ राम जी 11 वर्ष रहे और आप भी वहां इतनी सेवा का कार्य कर रहे हैं इतने अच्छे से। तो आप जो युवा डॉक्टर्स हैं, यूथ जो डॉक्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि वो पैसे कमाएं या बाहर जाएं, और मतलब ज्यादातर वो लोग गांव में नहीं बसना चाहते या गांव के लिए काम नहीं करना चाहते, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बात बिल्कुल सही है कि मैं डॉक्टर जब बन रहा था तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, देश से नहीं विदेशों से भी, कि कहीं आप, क्योंकि यदि आप मेहनत करते हो और आप एम्बिशंस रखते हो तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करने के लिए आपके सारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। पर मैं वापस अपने जाता हूँ बचपन में। मेरा जन्म चित्रकूट का हुआ, तो मेरी जन्मस्थली चित्रकूट की है। तो ये चित्रकूट भूमि ब्लेस्ड भूमि है, यहाँ पर बहुत आशीर्वाद है। यहाँ भगवान राम ने 11.5 वर्ष वनवास किया है, भगवान कामतानाथ जी का यहाँ आशीर्वाद है और उसके साथ साथ हमारे परम पूज्य रणछोड़दास जी महाराज का। तो मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत डिवाइन लैंड है। इस डिवाइन लैंड में, ब्लेस्ड भूमि में ना, आप जो प्लान करते हो दिल से, आप मांगते हो, वो पूरी होती है। तो मेरा जब जन्म यहाँ का हुआ, साथ में जन्मस्थली के साथ में मैंने अपने स्कूलिंग, मेरे पास ऑप्शंस थे कि मेरे मदर फादर मेरे को भेज सकते थे बाहर पढ़ने के लिए, उन्होंने मेरे को यहीं पढ़ाया। मेरे नर्सरी से लेकर के मैंने 12th तक यहीं पढ़ाई की मैंने। और उस पढ़ने, उस माध्यम, उसी समय पे जो मेरा 12-13 साल का समय था, जब मैं अपनी स्कूल की एजुकेशन कर रहा था, तो मैंने उसको बहुत
बहुत बालमन होता है और तब ज़्यादा सोच नहीं रहती कि क्या करना है। पर मैंने वो सारी तकलीफ़ों को अपने आँखों से देखा। कैसे ये हॉस्पिटल सर्वाइव कर रहा था, कैसे चैलेंजेस को हमारे एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स फेस कर रहे थे। चाहे वो लाइट्स नहीं रहती थी, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं रहते थे। और कहीं न कहीं मेरे मन में एक गाँव मन में बस गया था कि मेरे को लगा, यही समझ में आने लगा था कि यदि यही जगह है जहाँ मैं अपना भविष्य देख सकता हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर मैं उनको योगदान मैं कहूँ, जैसे कि ब्लेस्ड लैंड के अलावा मेरे माता-पिता का आशीर्वाद और उनका जो उन्होंने संस्कार दिए, उसको ज़रूर मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा रोल मैंने बहुत बड़ा उपयोगी उनका कहते हैं कि मेरे लिए सोच दिया, उनका कदम था, जिन्होंने मेरे को यहाँ पढ़ाया। यदि मेरे को यहाँ नहीं पढ़ाया होता तो शायद मेरा अटैचमेंट यहाँ के लोगों से नहीं होता। तो मैं मैं मानता हूँ मैं इस अ, मैं यूथ को कुछ कहने से पहले ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपको कहाँ चुनना है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको देखना है कि आप रिस्पेक्ट कहाँ मिलता है, आपको लव और अफेक्शन कहाँ मिलता है, आपको मोटिवेट क्या चीज़ करती है, आपको इंस्पायर क्या चीज़ करती है, आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो, और सबसे ऊपर कि आपके मन में वो सेवा का भाव यदि पैदा हुआ है, तो कहीं न कहीं वहाँ देखिए जहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो मैं हमारे यूथ को ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ, गाँव की तरफ देखिए। यदि आप गाँव से निकले हैं, तो गाँव भी आपको वापस बुला रहा है। हो सकता है हमको पढ़ने के लिए, हमको आगे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़े। पर यदि हमने अपने गाँव की तरफ नहीं देखा और अपने गाँव की तरफ नहीं सोचा, तो ये जो गैप है हमारा अर्बन और रूरल एरिया का, वो बहुत बढ़ जाएगा और उसको भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं सारे रूरल यूथ की ज़िम्मेदारी है और कर्तव्य है कि जो अपने गाँव में और जिस जगह से उन्होंने पढ़ाई की है, जिस जगह उन्होंने जन्म लिया है, उसके लिए कुछ करें। या तो वहाँ रह के करें, या नहीं रह सकते, तो वहाँ पर किसी न किसी तरह से अपना योगदान करें। तभी एक सच्ची सेवा होगी अपने गाँव के लिए, अपने बड़ों के लिए और अपने देश के लिए। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया हम सभी के लिए। और चित्रकूट से मुझे हमेशा नाना जी की याद आती है, और वो हमेशा कहते थे, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए, मेरे वे हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित। उसी तरह आप लोग भी उसी लाइन में काम करते आ रहे हैं, और आपने भी बचपन में जरूर उनके साथ कुछ वक्त बिताया होगा, या वो आपके हॉस्पिटल आते ही रहते थे तो उनके साथ आपको भी मिलने का मौका मिला होगा। और हम सभी के अंदर एक सेवा की भावना जब आती है, जब हमारे एनवायरनमेंट वैसा हो या हम उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हों, तो आपने सही कहा कि अगर हम किसी गांव में जन्म लेते हैं तो वो गांव भी हमें वापस बुलाता है, या अगर हम किसी शहर में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, जहां हमारी जन्मभूमि है या जहां हमारे माता पिता कार्य करते आ रहे हैं, वो हमें हमेशा अपनापन देती है और एकता का भाव देती है। इसी उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले। तो सेवा एक हमेशा यज्ञ कुंड जैसा होता है, और उसमें हमें जल कर दूसरों के लिए आगे उनको कैसे अच्छा बनाना है, उनके लिए कार्य करना पड़ता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।